अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मई की 2 तारीख़ है और हस्ब मामूल एक बार फिर हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी को मौज़ूए बहस बनाएंगे। और चूँकि हर तरफ से शोर ये मचा हुआ है या ख़दशा ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई जंग न छिड़ जाए, उसमें ज़ाहिर है नुकसान अमन का होता है, नुकसान आम लोगों का होता है। जो रूलिंग एलीट्स होती हैं, जो हुक्मरान होते हैं, उनकी ज़िंदगी वैसी चलती रहती है। तो इस हवाले से हमने सोचा कि क्यों ना हम सरहद पार जाएं। और वहाँ पे इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं ओपी शाह साहब। इनसे पहले भी हमने एक इंटरव्यू किया था, तो सबसे पहले तो शाह साहब को आदाब। शुक्रिया। तो शाह साहब, मैंने ये थोड़ी सी तमहीद बांधी, इंट्रोडक्शन ये दिया कि टेंशन बहुत है दोनों मुल्कों के दरमियान। लेकिन मैं ओपी शाह साहब का तारुफ एक्चुअली दोबारा आपसे करवा देता हूँ कि ये सेंटर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के सरबराह हैं और बड़ा इन्वेस्टेड हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम करने के प्रोसेस में। और मुसलसल ये दोनों मुल्कों के लिखारियों से, एक्सपर्ट से आर्टिकल्स भी लिखवाते रहते हैं कि किस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान अमन बहाल किया जा सकता है, ताल्लुकात का सिलसिला जो है दोबारा जोड़ा जा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए कि गुज़िश्ता कुछ 24-36 घंटों के दौरान हमने सुना चीन की हुकूमत की तरफ से, अमेरिका, रूस, इन सब ने दोनों मुल्कों को यानी इंडिया और पाकिस्तान को मशवरा दिया है, नसीहत की है कि मौजूदा टेंशन्स को बढ़ाने की बजाय इसको कम करें। और जो भी मामला है, चाहे वो पहलगाम का दहशतगर्दी का वाक़या है, काबिल मज़म्मत वाक़या है, या इसी तरह के और वाक़यात हैं, उन पे पब्लिक में इस तरह हिस्टेरिया का क्रिएट करने की बजाय बेहतर है कि दोनों मुल्क आपस में बात करें, इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे का ताउन करें। तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि ये जो मूव है, ये नसीहत जो है 3 बड़े मुल्कों की तरफ से आई है, उस पाकिस्तान वो कोई मददगार साबित हो सकती है मौजूदा कशीदगी को कम करने में? ऐसे मशवरे अच्छे हैं जिससे वार रुक सके। और मैंने ये जिक्र किया था कि 2 महान पुरुषों के जीवन में भी ऐसा ही वर्णन किया हुआ है। मैंने श्री राम के बारे में कहा था कि उनने जब श्री लंका में युद्ध हो रहा था, when the war between Ram and Ravan was taking place, तो उस समय भी राम ने ये कहा था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, वॉर इज नो सॉल्यूशन, उससे तो समस्याएं बढ़ती हैं। और उन्होंने ये कहा था कि मानव सभ्यता की रियल विजय, तब विक्ट्री तो जब ही होगी जब बिना युद्ध के हम सत्य और न्याय को स्टैब्लिश कर सकें इस संसार में। इफ यू कैन एस्टैब्लिश ट्रुथ एंड जस्टिस विदाउट रिजॉर्टिंग टू वॉर, दैट विल बी द रियल विक्ट्री ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। और गांधी जी ने भी इसी तरह की एक बात कही थी। उन्होंने कहा था तलिस्मा देख के कि जब भी आपके मन में कोई शंका हो कि किस रास्ते पे आपको जाना है, तो उनने ये कहा था कि सबसे गरीब असहाय पुरुष जो आपने जीवन में देखा है, उसके बारे में आप सोचिए और उसके फायदेमंद जो भी चीज हो उसको करिए। What follow the course of action which would help the weakest and poorest man that you have seen in your life. If we do that, we will be able to suggest a course of action which will be useful for the humanity at large. और युद्ध का रुकना ही शायद उसमें समाधान आए। वही कोर्स ऑफ एक्शन गांधी जी के जो बताए रास्ते हैं उससे समझ में आता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि ओपी शाह साहब ने बेसिकली ये कहा कि रामायण, उनकी जो मुक़द्दस किताब है, उसका हवाला देते हुए कि जंग ज़रिया नहीं है सच्चाई
और इंसाफ तक पहुंचने का। यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इंसाफ के लिए और सच्चाई तलाश करने के लिए जंग करें। और ये कि जितने भी लीडर हैं, चाहे वो भारत में हैं, पाकिस्तान में हैं, उन्हें ये सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या जंग के ज़रिए वो इन मुल्कों में गुर्बत का ख़ात्मा कर सकते हैं, इन दोनों मुल्कों में। मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स ये पढ़ रहा था कि पाकिस्तान और भारत दोनों में बॉन्डेड लेबर और वो लोग जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, भारत की आबादी चूँकि बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की आबादी से भी ज़्यादा हैं। इस तरह पाकिस्तान के कोई 100 मिलियन यानी 10 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। तो अब जब जंग होती है, कशीदगी पैदा होती है, तो बराह रास्त उसका असर इन गरीब लोगों पे है जो कि ईंटों के भट्टों पे काम करते हैं, दिहाड़ीदार हैं दोनों मुल्कों में। तो ओपी शाह साहब का ये कहना है कि बिल्कुल हमारी दोनों मुल्कों के जो लीडर्स हैं उन्हें ये सोचना पड़ेगा। तो शाह साहब, ये तो लीडरों की आपने बात कर दी, ये बताइए कि इसमें इस तमाम सूरत हाल में हमारा मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है? आप देख रहे हैं, आप अपने टेलीविज़न को भी देख रहे हैं, वहाँ पे सिचुएशन रूम और वॉर रूम बने हुए हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वो कहते हैं तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं, टिट फॉर टैट। वहाँ पे प्रोपेगेंडा, यहाँ प्रोपेगेंडे से जवाब, यहाँ प्रोपेगेंडा होता है, उसका जवाब वहाँ से आता है। तो मीडिया, आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में इतना कमर्शलिज्म हो गया है, ये कोई अपना किरदार अदा कर सकता है? मीडिया कैन प्ले ए वेरी मीनिंगफुल रोल, लेकिन उस रोल को अदा करने के लिए दे नीड टू इंट्रोस्पेक्ट सीरियसली। मीडिया को अपने बारे में सोचने की आवश्यकता है और बहुत सीरियसली सोचने की आवश्यकता है। जिस तरह का रोल वो आज सब कॉन्टिनेंट में अदा कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट में, उससे वो सबका नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके व्यापारिक फायदे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनता का नुकसान हो रहा है। और हमारे बीच में ट्रस्ट डेफिसिट जो है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको वो बढ़ा रहे हैं। जबकि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है, बहुत इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल रोल अदा कर सकता है, बहुत पॉजिटिव आउटलुक होके काम कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जो रोल अदा हो रहा है मीडिया के द्वारा, और बहुत से किरदार उसमें ऐसे हैं जिनको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं समाज का कितना नुकसान कर रहे हैं। तो हम लोग, मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी उनसे कि प्लीज थिंक वेरी सीरियसली अबाउट द रोल दैट यू आर प्लेइंग, और उस को मीनिंगफुल करने के लिए आप एक फोर्स इंट्रोस्पेक्शन करिए और अपना कोर्स ऑफ एक्शन बदलिए। ये बताइए कि आमतौर पे जब कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा होती है, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान, चीन इंडिया के दरमियान, तो फिर होता यह है कि जो सरकारी नैरेटिव होता है, ऑफिशियल नैरेटिव्स, वो बहुत ज़्यादा टेक ओवर कर लेता है। यानी मीडिया हो या सिविल सोसाइटी के कुछ सेगमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी सारे वही बातें शुरू कर देते हैं जो उनको ऑफिशियल सोर्सेज से मिल रही होती हैं। उसमें फिर पॉइंट स्कोरिंग भी शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ामात, आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये बताइए कि ऐसे हालात में यू स्टिल बिलीव के ख़ास तौर पे सिविल सोसाइटी, वो लोग जो कि अमन चाहते हैं, आशा चाहते हैं, कि वो वाकई उनके लिए कोई रोल इस वक्त मौजूद है, जबकि दोनों तरफ इस्टब्लिशमेंट्स और सरकारें वो बड़ी डटी हुई हैं कि हमने एक दूसरे को सबक सिखाना है? शायद अभी मीडिया को ज्यादा इफेक्टिव और मीनिंगफुल रोल अदा करना चाहिए ऐसे समय में, जहां पर क्रिटिकल समय है, जहां सरकारें एक तरफा बात कर रही हैं, उस समय जरूरी है। मैं एक बात और इस समय कहना चाहूंगा कि दोनों कंट्रीज में सब लोगों ने आज सरकार जो देश की है उसको पूर्ण सपोर्ट दे दिया है। द एंटायर अपोजिशन इन इंडिया, एंड आई थिंक इट अप्लाइज टू पाकिस्तान आल्सो, हैव pledged total support
to the government in Pakistan. इसका बल्कि एक बहुत पॉजिटिव फायदा भी हो सकता है। हमारे दरमियान जो समस्याएं हैं उसमें अगर नेशनल कंसेंसस हो जाता है, और आज जब ये कह रहे हैं कि साहब सरकार को पूरी दे दी है, तो सरकार, दोनों सरकारों को मिलके व्हेन दे आर एंजॉयिंग द सपोर्ट फ्रॉम द अपोजिशन, टोटल सपोर्ट, इस समय कोशिश ये होनी चाहिए कि साहब दोनों तरफ के 3-4 बड़े नेता, जिसमें अपोजिशन के लीडर्स भी हों, जिसको आप कह सकते हैं कि 4-5 लीडर इधर के, 4-5 लीडर उधर के, जो कहा जा सकता है कि पूरे पाकिस्तान को और पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, उनको सीरियसली बैठ के बात करनी चाहिए और इस चीज का कोई सोल्यूशन, बिकॉज वंस देयर इज अ नेशनल कंसेंसस ऑन एनी इशू, इट विल बी इजियर टू कैरी इट थ्रू। और ये एक अच्छा मौका है कि हम दोनों तरफ नेशनल कंसेंसस बिल्डअप हो जाता है तो बड़ी से बड़ी समस्या है उसका समाधान भी निकाला जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है कि दोनों तरफ के जो समझदार लोग हैं उनको, और जो अमन चाहते हैं, जो पीस शांति चाहते हैं, उनको इकट्ठा होके कोई एक मिनिमम 1-2 पॉइंट एजेंडा बना के फिर अपनी गवर्नमेंट्स को अप्रोच करना चाहिए ताकि डी एस्केलेशन हो और इस खत्ते में मज़ीद जो प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन है, उसकी बजाय उसमें कमी हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी बात होती रहेगी।